डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। हम सीक्वेंसेस के ऊपर अपने डिस्कशन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को हम कंप्रीहेंशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने सेट्स को भी कंप्रीहेंशन की फॉर्म में लिखने का तरीका देखा था। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। आप क्या करते हैं कि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, वहाँ पे हमारे पास सेट्स के अंदर ये करली ब्रेसेस थी। तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है वो एक्सप्रेशन आता है। फिर हमारे पास बाइंडिंग आती है जिसमें आप फ्री वेरिएबल्स बताती हैं और उसके बाद आपके पास टेस्ट आ जाता है। अब अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ए सिंपल लिखा हुआ है ये क्या है? एक्सप्रेशन है। और उसके बाद हमने बाइंडिंग बताई है, उसमें हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास जो ए है दैट शुड बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, जिसके अंदर हमारे पास 1 to 20 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। और साथ हमने ये जो बताया है इज ऑड, ये हमारे पास टेस्ट है। इज ऑड क्या चीज है? ये बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू उसको एज ए इनपुट लेता है और ये हमें बताता है कि ये नंबर ऑड है या नहीं है। अगर तो वो नंबर ऑड होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर वो नंबर ऑड नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अब ये जो सीक्वेंस है ये एवेल्युएट कैसे होगी? हमारे पास सबसे पहले एक सेट बनेगा, कौन सा? 1 to 20, अप टू 20। फिर हम क्या करेंगे कि उसमें से बारी बारी एक एक एलिमेंट पिक करेंगे और इस टेस्ट के अंदर इनपुट देंगे। तो पहले हमारे पास ए जो है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? 1। जब 1 इनपुट देंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 जो है वो एक ऑड नंबर है। फिर ये 1 चूंकि ट्रू रिटर्न, आप कह लें कि इस फंक्शन ने 1 के अगेंस्ट ट्रू रिटर्न किया है, तो इट मीन्स के 1 ने इस टेस्ट को फुलफिल कर लिया है। तो फिर ये नंबर जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा, और ये एक्सप्रेशन ही हमें क्या बता रहा है कि उस नंबर को एज इट इज आउटपुट कर दिया जाए। तो सीक्वेंस के अंदर हमारे पास पहला नंबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा? 2 को हम इस टेस्ट के अंदर इनपुट करेंगे तो ये टेस्ट हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 जो है वो ऑड नहीं है। तो लिहाजा 2 के अगेंस्ट क्योंकि इस फंक्शन ने हमें फॉल्स रिटर्न किया है, तो 2 जो है इस एक्सप्रेशन के अंदर हम इनपुट नहीं करेंगे, इसको स्किप कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 3 है। 3 के अगेंस्ट ये फंक्शन जो है, टेस्ट जो है, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जाएगा और वहां पे ये हमारे पास एज इट इज आउटपुट आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 4 होगा। 4 इस जो है वो इवन नंबर है, लिहाजा ये फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। 4 को भी स्किप कर दिया जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास अप टू 20 आ जाएंगे। लेकिन 20 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 20 जो है वो इवन है, लिहाजा ये टेस्ट जो है 20 के अगेंस्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लास्ट नंबर जो हमारे पास इस सीक्वेंस में आएगा वो क्या आएगा? 19। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इसकी जेनेरिक फॉर्म देखें तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम सेट के अंदर लिखते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, फिर ये हमारे पास बाइंडिंग आती है, और यहाँ पे हमारे पास टेस्ट आ जाता है। और चूंकि ये सीक्वेंस है तो इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये जो हमने सेट्स की वैल्यूज ली हैं ये आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं। मसलन आप, हमने पहले क्या कंसिडर किया? 1 को कंसिडर किया, 2 को कंसिडर किया, 3 को कंसिडर किया। आप इसको किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप जब इस तरह सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करें तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आप पहले कंसिडर करें, जैसे यहाँ पे हमने कंसिडर किया है। पहले 1 को कंसिडर किया, फिर 2 को कंसिडर किया, 3 को, एंड देन अप टू 20। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब इस तरीके से सीक्वेंसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाए तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज होती हैं उनको पहले कंसिडर किया जाए। फिर हमारे पास ये है कि हम कंप्रीहेंशन जो है इसको एज ए फिल्टर यूज कर सकते हैं कोई भी नई सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास S1 एक सीक्वेंस जो है वो ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक नई सीक्वेंस S2 जो है वो जनरेट कर रहे हैं, और वो हमने किस तरीके से मेंशन किया है? यूजिंग कंप्रीहेंशन। अब उसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हम क्या कर रहे हैं? S1 ऑफ आई। अगर आपको याद हो तो हम ये S1 ऑफ आई का क्या मतलब होता है कि आई इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है वो आउटपुट कर दिया जाए। फिर हम क्या कह रहे हैं कि आई इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट। कौन सा सेट? इंडेक्स इज ऑफ S1। अब S1 जो है उसके जितने भी इंडेक्सेस होंगे उसका एक सेट बना लिया जाएगा। मसलन उसमें हमारे पास क्या आएगा? 2 का इंडेक्स क्या है? 1। 3 का इंडेक्स क्या है? 2। 4 का इंडेक्स क्या है? 3।
अप टू ये 3 का इंडेक्स जो है यहाँ तक हमने बताना है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये हमारे पास जो सेट बनेगा अप टू 13 बनेगा। ये ध्यान में रखें कि ये हमने इंडेक्सेस ऑफ S1 का है, तो ये हमारे पास इंडेक्सेस का सेट है, ये एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के इंडेक्सेस हैं। तो चूंकि 13 एलिमेंट्स हैं तो ये 13 इंडेक्सेस ही आएंगे। और टेस्ट हम क्या बता रहे हैं कि जो S1 का ith इंडेक्स है, ठीक है, वहां पे जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 10। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी ये तमाम वैल्यूज जो हैं इनको पिक करते हैं। तो आई जो है वो फर्स्ट क्या है, उसको हम 1 के बराबर रखते हैं। तो S1 ऑफ 1, तो S1 ऑफ 1, ठीक है, S1 तो हमारे पास सीक्वेंस का नाम आ गया और 1 जो है ये इंडेक्स है। तो S1 ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 10 से ग्रेटर है नहीं है, तो ये टेस्ट हो गया फॉल्स। फिर हमारे पास सेकंड इंडेक्स कौन सा है, 2 है। S1 ऑफ 2, S1 ऑफ 2, तो 2 पे कौन सा इंडेक्स है, एलिमेंट है, वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 भी जो है वो 10 से ग्रेटर नहीं है। फिर हमारे पास S1 ऑफ 3 आ गया, S1 ऑफ 3, 3 पे कौन सा एलिमेंट है, हमारे पास 4 है। तो 4 भी ग्रेटर नहीं है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये 10 से ग्रेटर नहीं है। हाँ, जब हम यहाँ पे आएंगे इस एलिमेंट पे, इसका इंडेक्स देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका 6th इंडेक्स है। तो जब हम ये करेंगे S1 ऑफ 6, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें 11 रिटर्न करेगा। अब 11 जो है वो 10 से ग्रेटर है, तो इट मीन्स कि अब ये जो हमारे पास 6 वैल्यू आई है आई की, इसको हम इस एक्सप्रेशन के अंदर भी इनपुट करेंगे। अब S1 ऑफ आई की क्या वैल्यू आई थी, 6 आई थी, तो वो हमारे पास क्या था, 11 था। तो सीक्वेंस के अंदर पहला एलिमेंट जो है वो हमारे पास कौन सा आ गया, 11 आ गया। अब इस तरीके से आप बारी बारी तमाम एलिमेंट्स जो है वो उनको आप क्या करेंगे कि टेस्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम S1 ऑफ 10 करें तो हमारे पास क्या आता है, 14 आता है। तो 14 जो है दैट इज ग्रेटर देन 10। तो अब हमारे पास आई की ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन के अंदर इनपुट कर दी जाएगी। आई की क्या वैल्यू थी, 10। तो S1 ऑफ 10 जो है हमारे पास वो 14 आया था। और इसी तरह ये जो हमारे पास 14 है ये हमारे पास इस सीक्वेंस के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास 39 है और 45 है। ठीक हो गया जी। तो अब आपने देखा कि कैसे हमने कंप्रीहेंशन को यूज करते हुए हमारे पास जो ऑलरेडी एक सीक्वेंस थी S1, उससे हमने एक नई सीक्वेंस S2 वो जनरेट कर ली। अब सीक्वेंसेस को VDMSL के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं, आप सीक्वेंस का नाम लिखते हैं, कॉलन, टाइप और आगे स्टेरिक लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे SEQ या सेक्स जो है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है जिसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो कन्वॉय के नाम से हमने एक नई सीक्वेंस डिफाइन की है। और इसकी टाइप क्या है, स्पेसक्राफ्ट, मतलब कि इसका हर एलिमेंट जो है वो उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी, स्पेसक्राफ्ट होगी। अब हम सीक्वेंस की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो इसकी जो सबसे आप कह लें कि इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन और एक बेसिक लेवल की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो स्टैक है। स्टैक के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाता है। मसलन जो एलिमेंट सबसे पहले स्टैक के अंदर आप इनपुट करेंगे वो सबसे लास्ट में आउटपुट आएगा। इसी तरह जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आप स्टैक के अंदर इनपुट करेंगे वो सबसे पहले आउटपुट होगा। इसको आप क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इनपुट हुआ वो सबसे पहले आउटपुट आएगा, सबसे पहले उसको आउटपुट किया जाएगा। तो अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला एलिमेंट जो है हम उसको इनपुट करते हैं वो क्या है, 10 है सपोज। उसके बाद एक एलिमेंट है 36, फिर हमने एक और एलिमेंट इनपुट किया 45, फिर लास्ट में हमने एलिमेंट जो इनपुट किया वो क्या था, 50। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 50 जो था वो सबसे लास्ट पे इनपुट हुआ था। जब हम एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो सबसे पहले क्या रिमूव होगा, 50 रिमूव होगा, फिर 45 होगा, फिर 36 होगा और फिर 10 होगा। जब कोई एलिमेंट इंसर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पुश। और जब किसी एलिमेंट को आप रिमूव करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, पॉप। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो हमारे लिए एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पे हमने डिसाइड करना है कि किस एलिमेंट ने रिमूव होना है।
इसी वजह से हम स्टैक जो है इसको सीक्वेंस की मदद से मॉडल करते हैं। अब ये तो हमारे पास वर्टिकल है ना, इसको अगर मैं हॉरिजेंटली ड्रॉ करूं कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे तो जो 10 है ये सबसे एंड पे आएगा, ठीक है, फिर 36 है, उसके बाद क्या है 45 है, और फिर हमारे पास क्या है 50 है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो 50 टॉप था ये बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस के अंदर हेड बन गया, ठीक है, और बाकी ये जो तमाम एलिमेंट्स थे ये क्या बन गए, टेल बन गए, ठीक है। इट मीन्स कि ये स्टैक जो है इसको हम सीक्वेंस की मदद से मॉडल कर सकते हैं। अब अगर इसी सीक्वेंस को मैं स्टैक का नाम दे दूं तो हमारे पास क्या बनेगी, 50, 45, 36 एंड 10, ठीक है। तो इस तरह आप स्टैक को सीक्वेंस की मदद से मॉडल कर सकते हैं। अब हम इसके जो फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं कि उनको हम VDMSL के अंदर सीक्वेंस को यूज करते हुए कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास उसकी क्लास डायग्राम है। उसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है स्टैक के नाम से, और उसकी टाइप क्या है, ये सीक्वेंस है, किसकी सीक्वेंस, एलिमेंट की सीक्वेंस। अब एलिमेंट क्या है, ये हमारे पास ऑलरेडी कोई एक टाइप हम आप फर्ज कर लें कि हमने डिफाइन की हुई है। फिर हमारे पास पुश का फंक्शन है, ये क्या करता है, एक एलिमेंट इनपुट लेता है और उसको स्टैक के अंदर उसके टॉप पे इंसर्ट कर देता है। पॉप जो है ये क्या करता है, एक एलिमेंट आप कह लें कि रिटर्न करवाता है। कौन सा एलिमेंट रिटर्न करवाता है, जो कि टॉप पे पड़ा होता है। फिर इसी तरह हमारे पास इस एम्प्टी का फंक्शन है, वो बताता है कि क्या स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। इट मीन्स कि हमारे पास जो पुश का फंक्शन है इसके मतलब हमने क्या कहा है कि ये एक एलिमेंट को टॉप के ऊपर इंसर्ट करवाता है। जब ये टॉप के ऊपर इंसर्ट करवाता है, अगर हम इसको सीक्वेंस की नोटेशन में लिखें तो इट मीन्स कि जो एलिमेंट इंसर्ट होगा वो एज ए हेड इंसर्ट होगा। इसी तरह पॉप का फंक्शन जो है वो क्या करता है, हेड जो टॉप के ऊपर एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करवाता है, यानी जो एलिमेंट सबसे लास्ट पे इनपुट हुआ होता है। तो अगर हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट आप कह लें कि हेड के ऊपर पड़ा होगा हम उसको सबसे पहले आउटपुट करवाएंगे। तो अब ये उसके VDMSL के अंदर हमने इसको इस तरह मॉडल किया है। तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट की टाइप डिफाइन किया, उसको हमने क्या कह दिया, टोकन। मीन्स कि अभी हम इसकी इंटरनल डिटेल्स जो है वो हमारे लिए इरेलीवेंट है। फिर हमारे पास ये स्टैक की क्लास थी, इसको हमने स्टेट क्लॉज के थ्रू मॉडल कर लिया एज ए टाइप, यानी हमने इसको कंसिडर कर लिया। उसके अंदर हमारे पास ये स्टैक आ गया, ये हमने एज ए सीक्वेंस डिफाइन की, और इस कौन सी सीक्वेंस, एलिमेंट की सीक्वेंस। और इसको हमने जो इनिशियलाइज किया उसके लिए हमने इनिट का कीवर्ड यूज किया है, मेक का फंक्शन, वो टाइप और उसके अंदर पैरामीटर्स। अब हमारे पास यहाँ पे एक ही डेटा मेंबर है स्टैक के नाम से, तो उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। और साथ हमने क्या बता दिया कि इनिशियली जो हमारे पास एस है ये क्या होगा, एम्प्टी होगा। यहाँ पे आप देखें तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए है, जबकि सेट्स के केस में हमारे पास क्या था, हम करली ब्रेसेस यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज किया है, क्योंकि हम सीक्वेंस को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और सीक्वेंस जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास पुश एलिमेंट जो है उसकी VDMSL स्पेसिफिकेशन है। पुश जो है यहाँ पे फंक्शन का नाम है, आइटम इन हमने एज ए पैरामीटर जो है वो सेंड किया है, उसकी टाइप क्या है, एलिमेंट है। फिर हमने एक्सटर्नल क्रॉस यूज की है, और उसके अंदर ये जो हमारे पास स्टैक की सीक्वेंस है इसकी हमने एक्सेस क्या बताई है, रीड राइट की। क्योंकि एक एलिमेंट पुश हो रहा है तो इट मीन्स कि जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये स्टैक वाली सीक्वेंस है, ये अपडेट होगी। प्री कंडीशन को हमने क्या बता दिया, ट्रू बता दिया, मतलब कि कोई प्री कंडीशन अभी फिलहाल नहीं है। और पोस्ट कंडीशन में हमने क्या बताया, स्टैक इज इक्वल टू आइटम इन, और वो कनकैट हो रहा है स्टैक की प्रीवियस वैल्यू के साथ। इसमें एक चीज जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर है इसके दोनों तरफ सीक्वेंस होनी चाहिए। तो ये जो आइटम इन हमारे पास था ये तो सीक्वेंस नहीं थी, इसके तो जो टाइप है वो सिंपल एलिमेंट है, लिहाजा हमने इसको पहले सीक्वेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और फिर कंकैटिनेट किया। और कंकैटिनेशन में भी आप देखें तो जो हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि ऑर्डर को मेंटेन करता है, पहले ये सीक्वेंस आएगी उसके बाद ये सीक्वेंस आएगी। तो अब अगर फर्ज करें स्टैक में इनिशियली हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 10, 30, 40, ठीक है। और अब हमने एक नया एलिमेंट जो भेजा है वो क्या भेजे, 5 भेजे। तो अब क्या आएगा, वो पहले आएगा 5, 10, 30 एंड 40, ठीक हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमने आइटम इन जो है उसको पहले रखा है। अब ये हमारे पास
पॉप की स्पेसिफिकेशन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने फंक्शन का नाम बताया है, आइटम रिमूव्ड, यानी ये वो है जो वेरिएबल रिटर्न होगा और उसकी टाइप क्या है, एलिमेंट है। फिर एक्सटर्नल क्लॉज, उसी के अंदर जो हमारी स्टैक की सीक्वेंस है उसकी एक्सेस हमने क्या बताई है, रीड राइट की एक्सेस बताई है। अब यहाँ पे प्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि स्टैक जो है इनिशियली एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू यूज किया ना, तो मतलब कि स्टैक जो है वो उसके अंदर कोई ना कम से कम एक एलिमेंट लाजमी हो, वो एम्प्टी ना हो। और पोस्ट कंडीशन में हम क्या बता रहे हैं कि स्टैक इज इक्वल टू टेल ऑफ स्टैक, यानी स्टैक के अंदर करंट जितने भी आइटम्स पड़े हैं उनकी हेड को रिमूव कर दिया जाए और बाकी जो आइटम्स बचते हैं वो तमाम के तमाम जो है स्टैक जो है हमारे पास आप कह लें कि वेरिएबल है या डेटा मेमोरी या सीक्वेंस है उसके अंदर रहें। एंड, अब ये एंड है, ठीक है। आइटम रिमूव्ड इज इक्वल टू हेड ऑफ स्टैक, यानी स्टैक की जो प्रीवियस वैल्यू है उसके हेड पे जो पड़ा हुआ है एलिमेंट पड़ा हुआ वो आइटम रिमूव्ड के अंदर आ गया, और हेड के अलावा बाकी जितने भी हैं वो दोबारा स्टैक को असाइन हो गए, ठीक है। मसलन स्टैक के अंदर हमारे पास ये पड़ा हुआ है 5, 10, 30 एंड 40। तो ये पोस्ट कंडीशन हमें क्या बता रही है, स्टैक इज इक्वल टू टेल ऑफ स्टैक। तो स्टैक में हमारे पास क्या आ जाएगा, टेल ऑफ स्टैक में हमारे पास क्या है, यानी हेड को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो, तो वो क्या होंगे 10, 30 एंड 40। और साथ हमें ये क्या कह रहा है कि आइटम रिमूव्ड इज इक्वल टू हेड ऑफ स्टैक। अब ये स्टैक की नई वैल्यू है, ठीक है, जबकि यहाँ पे हम प्रीवियस वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू हमारे पास यही वाली है, ठीक है। तो स्टैक रिमूव्ड में हमारे पास सॉरी इधर आइटम रिमूव्ड में हमारे पास क्या आ गया, आइटम रिमूव्ड, ये आर कैपिटल है, ठीक है। आइटम रिमूव में हमारे पास क्या आ गया, जो उसके हेड पे पड़ा हुआ है प्रीवियस वैल्यू के, वो हेड पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो स्टैक की जो नई वैल्यू हमारे पास आ गई वो ये आ गई, और जो वैल्यू रिटर्न हुई आइटम रिमूव वेरिएबल के अंदर वो क्या रिटर्न हुई, 5 रिटर्न हुई। और देखें स्टैक की लॉजिक भी यही है कि जो एलिमेंट रिमूव होता है ये कौन सा एलिमेंट होता है, जो उसके टॉप पे पड़ा होता है, और सीक्वेंस के अंदर वो कौन सा एलिमेंट होगा जो उसके हेड पे पड़ा होगा। फिर ये हमारे पास इज एम्प्टी की स्पेसिफिकेशन है। क्यूरी जो है ये हमारे पास आउटपुट वेरिएबल है और उसकी टाइप हमने क्या बता दी, बूलियन। एक्सटर्नल क्लॉज में हमने अपनी स्टैक की सीक्वेंस बताई है, और साथ हमने उसकी एक्सेस जो बताई है, रीड की एक्सेस बताई है, रीड ऑनली की, क्योंकि अब हमने कोई इसके अंदर वैल्यू ना तो रिमूव करनी है और ना ही इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, यानी दूसरे लफ्जों में ना कोई वैल्यू पुश होगी ना ही कोई पॉप होगी। और प्री कंडीशन फिर हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई, और साथ हमने ये इक्वलेंस ऑपरेटर यूज किया कि स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी। जो इक्विवेलेंस ऑपरेटर होता है वो हमें ट्रू कब रिटर्न करता है, जब ये चीज ट्रू होगी तो क्यूरी के अंदर भी ट्रू वैल्यू आएगी, और ये ट्रू कब होगी, जब स्टैक एम्प्टी होगा। इसका मतलब है जब स्टैक एम्प्टी होगा, यानी स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्यूरी भी ट्रू होगी। जब स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी ये फॉल्स होगी तो क्यूरी का वेरिएबल भी, उसको वैल्यू जो असाइन होगी वो फॉल्स वैल्यू असाइन होगी। तो दूसरे लफ्जों में इस एम्प्टी का फंक्शन हमें ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब स्टैक एम्प्टी होगा, और फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब स्टैक एम्प्टी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।